हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग कमर कस चुके होंगे कि आज से गतिमान बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और गतिमान बैच जो है वो टारगेटेड बैच है आप लोगों के एनटीपीसी के लिए। चाहे वो आप लोगों का ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो 12th लेवल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम को कवर करते हुए हम लोग चल रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, आप लोगों को ये ठानना होगा कि लगातार हम लोगों को क्लासेस करनी है, लगातार रह के हम लोगों को कोर्स खत्म करना है, और उसी के साथ साथ हमें प्रैक्टिस जो है वो बहुत शानदार तरीके से करनी है। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे में फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म जो होते हैं वो भारी तादाद में फॉर्म होते हैं। तो मेरे भाई, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर उस कंपटीशन में आगे निकलना चाहते हो, उस कंपटीशन को बीट करना चाहते हो मेरे भाई, तो आप लोगों को लगातार, सबसे बेसिक चीज है कि रेगुलरिटी रखनी होगी, चीजों पे लगातार काम करना होगा, हर चीज को पढ़ना होगा, और बिना ये सोचे कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, अपने आप को तैयार रखना होगा कि जब भी एग्जाम की डेट आएगी मेरे अंदर से ये आवाज नहीं आएगी कि मैं तैयार नहीं हूं। तो ये आप लोगों को ठानना होगा, क्योंकि आज ये पहला दिन है, आज से ही बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम ये बात कर लेते हैं। रोज रोज हम लोग इस बात को नहीं करेंगे, बस जरूरत है तो अपनी कमर कसने की जरूरत है तो अपने आप को तैयार करने की जरूरत है अगले 4-5 महीने के लिए। लेकिन 4-5 महीने बाद जब आप एग्जाम में बैठ रहे होंगे और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो आप लोगों का लाइफ रहने वाली है, आप लोगों की लाइफ रहने वाली है, वो बहुत ही शानदार लाइफ रहने वाली है। तो मेरे दोस्त, अगर आगे की लाइफ को शानदार बनाना चाहते हो, रेलवे में एक बेहतरीन जॉब चाहते हो, तो मेरे भाई आप लोगों को आज से, अभी से, इसी वक्त से जुटना होगा। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि ये 2-3 दिन जोश रहे, 2-3 दिन बाद जो है वो धीमा पड़ जाए, धीरे धीरे की कर लेंगे, ये क्लास बाद में हो जाएगी, ये क्लास 2 दिन बाद कर लेंगे, अभी तो रिकॉर्डेड फॉर्म में है। ये फीलिंग आनी नहीं चाहिए आप लोगों के अंदर। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन फीलिंग से दूर रहेंगे और शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई करेंगे। हम डेली जो चीजें कर रहे हैं आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। वर्कशीट आप लोगों को मिलेगी। और मैथ्स के रोल की बात करूं तो मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है एनटीपीसी के अंदर, जहां सीबीटी 1 में जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें 30 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और जहां जिस एग्जाम पर मेरिट डिसाइड होनी है वहां आप लोगों को मेरे भाई 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं कहूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैथ का। लेकिन मैं आप लोगों को बस इतना भरोसा दिला सकता हूं कि अगर आप लास्ट तक चीजों से जुड़े रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, जो चीज आप लोगों को दी जाती है, जो वर्क आप लोगों को दिया जाता है, वो टाइम पे अगर आप लोग पूरा करते रहते हैं, तो यकीन मानना कि आप लोग जो है वो जनवरी तक अपने आप को मैथ में मजबूत बना चुके होंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप चाहे फ्रेशर हैं, जैसे मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि आप चाहे फ्रेशर हैं तो भी आप लोगों को जीरो से सीखने को मिलेगा, और अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो भी आप लोगों को बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा होगा। तो बस आज की बात जो है वो हमारे पास इतनी ही थी। अब शुरुआत करते हैं अपनी चीजों से। तो दोस्त, एक बार फटाफट एक बार सभी दोस्त थम्स अप करेंगे कि हम लोग तैयार हैं। बस हमें मैथ में ऐसे बनना है कि हमसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। जैसे आप कहोगे वैसे हम लोग करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से निराश नहीं होने चाहिए। तो मैं भरोसा दिलाता हूं मेरी तरफ से आप लोग निराश बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन आपको वादा करना होगा कि जैसे आप बोलोगे वैसे हम लोग करने वाले हैं। तो एक बार सभी दोस्त थम्स अप करेंगे, एक बार सभी दोस्त थम्स अप करेंगे। बहुत बेसिक से हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है भाई? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे दोस्त, ये गतिमान बैच है आप लोगों का, और आज से ये स्टार्ट हो रहा है। अगले 3 दिन इसका डेमो चलेगा। डेमो मतलब ये क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब पे आप लोगों को देखने को मिलेंगी। 3 दिन के बाद ये क्लासेस जो हैं वो एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगी। जो अभी तक हम लोगों का जो है वो डिस्काउंट ऑफर चल रहा था इस बैच पर, वो अगले 3 दिन तक रहने वाला है। जिस दिन ये क्लासेस जो है वो एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगी,
तब से आप लोगों को जो है वो डिस्काउंट ऑफर नहीं देखने को मिलेगा। तो जो भी कुछ करना है, जैसे भी करना है, वो आप डिसाइड कर लीजिए। बस ये याद रखना 3 दिन के बाद डिस्काउंट भी खत्म, क्लासेस यूट्यूब पे भी खत्म, एप्लीकेशन पे पूरी मतलब शिफ्ट हो जाएंगी। कमेंट पढ़ पा रहा हूं कि पहले एडवांस मैथ कराएं, तो नंबर सिस्टम जो है वो एडवांस मैथ का ही टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सीखने वाला टॉपिक है। अर्थमेटिक एडवांस दोनों कराने हैं तो टाइम मुझे चाहिए होगा, दोनों चीज कंप्लीट करेंगे, शानदार तरीके से करेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगर मैं बात करूं तो ये टीम आप लोगों को देखने को मिलेगी मेरे प्यारे दोस्त। मैथ्स की क्लास डेली आप लोगों को सुबह 9:30 बजे देखने को मिलेगी। स्टैटिक जीके जो 1 अक्टूबर से आप लोगों की शुरू होगी, ये आप लोगों को 11 बजे देखने को मिलेगी। और पॉलिटी की क्लास जो है वो 1 बजे आप लोगों को देखने को मिलेगी अजीत सर के द्वारा। रीजनिंग 2 बजे आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऊपर करना भाई, एक बार ऊपर थोड़ा सा, बस नहीं, चलिए। रीजनिंग जो है वो 2 बजे आप लोगों को देखने को मिलेगी मेरे प्यारे दोस्त। हिस्ट्री पारुल मैम जो है वो 3 बजे आप लोगों के साथ जुड़ रही होंगी। और साइंस की क्लास जो बायो से स्टार्ट होने वाली है, हाँ, जो बायो से स्टार्ट होने वाली है मेरे भाई, वो शाम को 5 बजे जो है आप लोगों की क्लास हो रही होगी। और शाम को 6 बजे ज्योग्राफी आपके अरुण सर स्टार्ट कर रहे होंगे। और इसी के जस्ट, अच्छा, ज्योग्राफी खत्म होने के बाद, वो तो आपको बता ही दिया गया था कि ज्योग्राफी खत्म होने के बाद आपकी विनय सर जो है वो इकोनॉमिक्स करा रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये था आप लोगों का बैच के बारे में। और बैच के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अभी जो है बैच 3 दिन जो है वो यूट्यूब पर रहेगा, 3 दिन के बाद एप्लीकेशन पे पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे चैप्टर्स जो है, एक चीज मैंने महसूस की कि ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है, ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है जो एनटीपीसी के अंदर पूछा ना गया हो। तो सिलेबस दिखाना तो बच्चे, मैं ये कहूं कि पूरा का पूरा मैथ, जो भी आप लोग मैथ में जानते हो वो सारा कुछ एनटीपीसी में पूछा जाता है। जैसे नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से, तो इस पे बहुत मेहनत आप लोगों को करनी होगी। एवरेज है, रेशो है, एज है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर एंड डेलीगेशन है, ये आपको जो ओरिजिनल सिलेबस है उसमें सारे चैप्टर नहीं दिए होंगे। लेकिन अगर उन्होंने रेशो दे दिया है तो मान के चलिए एज भी होगा, पार्टनरशिप भी होगा, उसी का एक पार्ट है मेरे भाई। प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम इसलिए सिलेबस में नहीं दिया है क्योंकि टाइम एंड वर्क उन्होंने दिया है, इसी का एक सब टॉपिक होता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम है, रेस भी है इसी के अंदर मेरे प्यारे दोस्त। रेस से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे, क्या पता दिमाग जो है वो घूम जाए एग्जामिनर का। मेंसुरेशन 2D है, 3D है, DI है। ठीक है, एडवांस के, हाँ, एडवांस के अगर टॉपिक की बात करूं तो एडवांस मैथ के अंदर आप लोगों को ये सारे टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर हम एसएससी के एग्जाम की तरफ भी देखें तो मेरे भाई प्री में तो उनका भी इतना सिलेबस नहीं है, उनके प्रोबेबिलिटी प्री में नहीं पूछी जाती, स्टैटिक्स प्री में नहीं पूछा जाता मेरे भाई। ठीक है, तो ये टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्री में नहीं पूछा जाता। वो बात अलग है कि इसका यूज होता है लेकिन अलग से नहीं दिया होता। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं बात करूं, हाँ, अगर मैं बात करूं तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज का हम लोगों का टॉपिक है नंबर सिस्टम। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, टाइम लगेगा मुझे इसे कंप्लीट कराने में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चीजें सीखने को बहुत, हाँ, चीजें सीखने को आप लोग भाई एक बार देखना वॉइस में कैसे गड़बड़ हो रही है। हाँ, टाइप वाइज कराऊंगा, देखना एक बार। चलिए, नंबर सिस्टम के अंदर अगर मैं इसे हिंदी में बात करूं तो इसे हिंदी में मेरे प्यारे दोस्त बोला संख्या पद्धति से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संख्या पद्धति से बोला जाता है।
अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि संख्या पद्धति के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, यानी संख्याओं का वर्गीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। वर्गीकरण का मतलब प्यारे दोस्त आपको ये बिल्कुल भी सीखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी चीज जो है वो किसका पार्ट है, बस आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। हाँ हेलो, हाँ हेलो 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 हेलो। चलिए अब आप ध्यान से सुनिए, आपको जो है कुछ डेफिनेशंस के बारे में पता होनी चाहिए। वॉइस फड़फड़ा रही है, नए नए वर्ड आज आप लेके आ रहे हो, ठीक है, फड़फड़ाएगी नहीं मेरे भाई। चलिए हाँ, तो क्लासिफिकेशन हम लोगों को पढ़ना है, वर्गीकरण हम लोगों को पढ़ना है। वर्गीकरण का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त कुछ डेफिनेशंस को हम लोगों को जानना होगा अगर हम नंबर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन डेफिनेशंस से हमें कंडीशन का पता चलता है कि कौन सी कंडीशन क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर वर्गीकरण के अंदर मैं आप लोगों से पूछूं कि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जिन्हें हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं जिन्हें हम लोग वास्तविक संख्या। शुरुआत में ये क्लास 1-1 घंटे की रहेगी, लेकिन कुछ दिन बाद ही इस क्लास को 1.5 घंटे की मैं कर दूंगा। ठीक है, वास्तविक संख्या सबसे पहले मुझे बताइए वास्तविक संख्या क्या होती है। प्यारे दोस्त अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जो भी नंबर हमारे यूज में आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो डेसिमल हो, पॉइंट में हो, हर एक नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है। या दूसरे किताबी भाषा में अगर मैं आप लोगों से कहूं, जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे जो है वो रियल नंबर कहलाते हैं। देसी परिभाषा, देसी डेफिनेशन आप लोग जानिए, हर एक संख्या जो यूज में आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो डेसिमल हो, हर एक संख्या जो है वो मेरी रियल नंबर कहलाएगी। किताबी भाषा ये है कि जो नंबर लाइन पे ड्रॉ हो जाएंगे वो सारे जो है वो क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो जिन्हें हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, आप लोग लिख लीजिए, ये प्रॉपर नोट्स आप लोगों को मिलेंगे। नंबर लाइन पर नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर उन्हें नंबर लाइन पे हम लोग दिखा सकते हैं। ऐसे सभी नंबर्स को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्यारे दोस्त जिन्हें हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। जैसे कभी रूट में नेगेटिव सुना है, अगर मैं आप लोगों से कहूं इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, तो आपने कभी ये सुना है। पहले तो इसकी किताबी भाषा ये है कि नंबर लाइन पे इन्हें ड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरा, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि -4, इसका मुझे अंडर रूट बताइए कितना होगा। क्या अंडर रूट का मतलब है ये होता है कि कोई सी भी दो संख्याओं की गुणा करके ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, वो संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए। तो क्या आपके पास ऐसी दो संख्याएं हैं जिनकी गुणा करके जो है वो -4 आ जाए, तो आप कहेंगे जी नहीं है। यानी रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं तो उसे हम आयोटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब है इमेजिनरी नंबर से। तो इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। या रूट के अंदर जितनी भी नेगेटिव वैल्यू होंगी, स्क्वायर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं यहीं पे आप लोगों से कहूं -8 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 3 बार गुणा करने पर -8 आना चाहिए। तो क्या मेरे दोस्त -2 की 3 बार गुणा करेंगे -8 आ जाएगा। तो -8 का घनमूल जो होता है वो -2 होता है, लेकिन -4 का घनमूल जो है वो -2 नहीं होगा। तो जब हम रूट के अंदर माइनस में वैल्यू लेते हैं तो उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जब हम क्यूब रूट के अंदर माइनस में वैल्यू लेते हैं तो मेरे भाई वो रियल नंबर होती है।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन आप लोगों के सामने, बहुत बेसिक सी टर्म आप लोगों को सुनने को मिलेगी और बहुत जगह क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल में इस वर्ड का काफी यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? फटाफट मुझे बताइए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, क्या कोई मुझे बताएगा भाई? जो नेचर से मिले हैं। नेचर से कौन से मिले हैं? वन से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं, वन से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं, उन्हीं सभी को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। क्या जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जीरो का आपको पता है कि जीरो को खोजा गया है, जीरो नेचर से नहीं मिला है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? इन्हीं को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, यानी गिनतियों में यूज होने वाले प्यारे दोस्त यही नंबर होते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद अगर मैं आप लोगों से पूछूं मेरे प्यारे भाई कि होल नंबर क्या होते हैं, फटाफट मुझे बताइए, होल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्या? होल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या? जिन्हें हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या क्या होती हैं? फटाफट मुझे बताइए, होल नंबर क्या होते हैं? तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया, होल नंबर जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और वो भी कहां तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं, यानी इन्फिनिटी तक जाते हैं। याद रखना एक छोटी सी चीज, अगर वो कहता है कि सारे नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर होते हैं, तो आप कहना यस, बिल्कुल सारे नेचुरल नंबर्स मेरे होल नंबर होते हैं। लेकिन अगर वो आपसे ये कहे कि सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप कहना सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जीरो जो है वो आपका होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर्स नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका एक थ्योरी का क्वेश्चन यहां से बन जाता है, सारे नेचुरल नंबर्स मेरे होल नंबर होते हैं लेकिन सारे होल नंबर्स जो है वो मेरे नेचुरल नंबर्स नहीं होते। ये बात समझ में आई? इसके जस्ट बाद जो हम लोगों को देखने हैं मेरे भाई, वो इंटीजर देखने हैं। क्या देखने हैं? इसके जस्ट बाद हम लोगों को इंटीजर देखने हैं कि भाई साहब ये इंटीजर क्या बवाल है, ये पूर्णांक क्या होता है। कोई मुझे बताएगा कि इंटीजर क्या होते हैं? सबसे पहले इंटीजर जो होते हैं वो मेरे प्यारे दोस्त माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी जिसमें डेसिमल नहीं होता, जो भी पूर्ण संख्याएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो कहते हैं वो मेरे भाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वो कहलाती हैं इंटीजर। सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? सिलेबस में जो चीज नहीं है उसकी शुरुआत से ही क्यों उसके बारे में सोचने लगे? क्यों सोचने लगे? जो चीज पढ़ा रहा हूं पहले, जो चीज पढ़ा रहा हूं उससे कर लो मेरे भाई। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस में होता तो जरूर मैं उसके बारे में बताता। फिर भी अगर जिज्ञासा है जानने की तो 11th 12th की क्लास चैप्टर मतलब 11th 12th की बुक में जाइए, वहां आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। इंटीजर मतलब पूर्णांक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो मेरे टर्म्स होंगी वो डेसिमल नहीं होनी चाहिए, वो कंप्लीट यानी पूर्ण अंक होने चाहिए। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं इंटीजर कहते हैं। प्यारे दोस्त, इंटीजर जो होते हैं वो दो टाइप के इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर जिन्हें कहा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? धनात्मक पूर्णांक। बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे कि बहुत जगह आप लोग बोरिंग फील करेंगे, बहुत जगह ऐसे आएंगे कि बहुत जगह आप लोगों को मजा आएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त बस एक चीज याद रखना, चाहे बोरिंग फील हो चाहे इंटरेस्टिंग फील हो, आप लोग जो है वो मेहनत करना मत छोड़ देना। आप लोग क्लासेस का बर्डन बस अपने ऊपर मत चढ़ा लेना।
ठीक है मेरे भाई, सबकी गारंटी मेरी होगी। ठीक है मेरे दोस्त, अब आइए यहां, एक नल इंटीजर भी होता है, जीरो को नल इंटीजर के अंदर रख दिया जाता है, मैं उसके बारे में यही बताऊंगा, ध्यान से सुनना। इंटीजर मतलब पूर्णांक, मैंने कहा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी संख्याएं इंटीजर कहलाती हैं। इंटीजर को दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया, कौन से दो पार्ट थे मेरे भाई? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। एक बात के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, एक बात के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन बच्चों का ये कमेंट आ रहा है कि हम लोगों का मैथ वीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त इससे बेहतरीन मौका आप लोगों की लाइफ में नहीं आएगा। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूं और एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जो इसके अंदर छूट जाए। तो कंप्लीट मैथ की नॉलेज जो है वो आपको इस बैच से मिल जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे साथी, बस मैं ये कहूंगा, शुरुआत की आज क्लास है, चीजों को करिए, चीजों पे काम करिए, यकीन मानिए कि ये मैथ वीक वाला वर्ड आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसे धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, नेगेटिव इंटीजर जिसे ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है +1 से लेके मेरे भाई कहां तक? +1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं वो सारी पॉजिटिव इंटीजर कहलाती हैं। क्या कुछ और भी ध्यान आ रहा है इसको देख के? आप कहोगे जी ये तो नेचुरल नंबर्स भी होते थे, तो याद रखना सभी नेचुरल नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। सारी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहा जाता है? धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। अगर इसके साथ जो है वो ऋणात्मक जुड़ा हुआ है, यानी कि मेरे दोस्त इसका मतलब है ऋणात्मक जुड़ा हुआ है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक की जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं मेरे प्यारे दोस्त? वो सारी ऋणात्मक इंटीजर कहलाते हैं, वो सारी ऋणात्मक इंटीजर कहलाते हैं। ये सब रियल नंबर ही होते हैं भाई, रियल नंबर के बारे में ही बात कर रहे हैं, इमेजिनरी नहीं पढ़ना है। ये बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी एक बात छोटी सी हम लोगों के समझ में नहीं आई है, कौन सी बात? आपने कहा जी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, इनके बीच में जीरो भी कहीं आया होगा, लेकिन ना तो आपने जीरो को धनात्मक पूर्णांक के अंदर ऐड किया, ना आपने जीरो को ऋणात्मक पूर्णांक के अंदर ऐड किया, तो फिर जीरो क्या है भाई साहब? जीरो के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो जब भी जीरो के बारे में आप लोगों से मेरे दोस्त पूछा जाए, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, जीरो ना नेगेटिव इंटीजर होता है, जीरो केवल और केवल पूर्णांक होता है। तो कोई आपसे पूछे कि जीरो क्या है, तो आप कहना जीरो केवल एक इंटीजर है, ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर है ना वो नेगेटिव इंटीजर है, और इसी को नल इंटीजर कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? उसी को नल इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये कुछ डेफिनेशन आप लोगों के सामने है। जहां हम लोगों ने इंटीजर को देखा वहीं हम लोग उदासीन भी इसे कहा जाता है, जीरो को, नल इंटीजर को उदासीन भी कहा जाता है। ठीक है, ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी इसके प्रॉपर नोट्स जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके बाद जब हम पूर्ण अंक की बात कर चुके हैं तो इसका एक अगला पार्ट होता है डेसिमल। डेसिमल क्या होता है मेरे भाई? डेसिमल क्या होता है? डेसिमल क्या होता है? दशमलव। डेसिमल को कहा जाता है दशमलव कहा जाता है। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल को दशमलव कहा जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने पूर्ण अंक के बारे में पढ़ा, पूर्णांक के बारे में पढ़ा, इंटीजर, तो फिर वो वैल्यूज कौन सी होती हैं जिनमें पॉइंट लगा होता है, या जो फ्रैक्शन होती है बटे में दी हुई होती है, वो वैल्यू कौन सी होती है? तो आप कहेंगे वो वैल्यू जो होती है वो डेसिमल वाली वैल्यूज होती हैं, उन्हें कहा जाता है डेसिमल। ठीक है मेरे भाई, डेसिमल दो तरीके के होते हैं। डेसिमल दो तरीके के होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे,
या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे मेरे प्यारे दोस्त। अभी मैं एक एक चीज आप लोगों को समझाऊंगा कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, जिन्हें कहा जाता है शांत दशमलव, जिन्हें कहा जाता है शांत दशमलव कहा जाता है, ठीक है, दशमलव कहा जाता है। या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे मेरे प्यारे दोस्त। डेसिमल भी दो टाइप के होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, अशांत दशमलव जिसे बोला जाता है। भाई साहब ये क्या बवाल आया, ये क्या बवाल आया बच्चे, ये क्या बवाल आया, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं टर्मिनेटिंग शांत दशमलव, शांत का मतलब क्या है, जो चीज बिल्कुल आराम से शांत बैठ जाए, जो आगे तक ना जाए। अशांत का मतलब जो आगे तक जाती है वो अशांत कहलाती है। शांत मतलब कुछ ही समय में वो बिल्कुल आसानी से आराम से बैठ जाए। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं मेरे भाई जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 1/2, मैंने कहा भाई 1/2 क्या है, तो आपने कहा जी 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। क्या ये खत्म हो चुका है, तो आपने कहा बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैंने आपसे कहा 1/5, जब आपने डिवाइड किया तो ये कितना आया, 0.2 आ गया। मैंने आप लोगों से कहा 1/8, तो आपने कहा 0.125 आ जाएगा। तो क्या ये पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं? जब कोई भी फ्रैक्शन ऐसी दी गई हो जो कंप्लीटली डिवाइड हो रही हो तो उसे कहा जाता है शांत दशमलव कहा जाता है, यानी कि उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल खत्म हो जाता है। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। टर्मिनेट मतलब क्या होता है मेरे भाई, खत्म हो जाना, ठीक है। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं मेरे भाई जो खत्म ही नहीं होते। क्या आप कोई एग्जाम्पल देना चाहोगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का? ऐसा कोई योद्धा क्लास के अंदर मौजूद हो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल देना चाहे? बहुत शानदार, बहुत शानदार। कुंदन चौहान, मूसेवाला एडिट, आपका इतना सुंदर नाम है भाई, अपना नाम रखा करो ना। 22/7 नॉन टर्मिनेटिंग होगा डिवाइड करके, पक्का? हाँ पक्का। प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के डेसिमल होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है रिकरिंग डेसिमल, एक तो होता है मेरे प्यारे दोस्त रिकरिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल। एक क्या होता है? एक होता है मेरे प्यारे दोस्त नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये क्या है जी, अभी इसके बारे में भी बताते हैं। रिकरिंग डेसिमल को कहा जाता है आवर्त दशमलव। क्या कहा जाता है? रिकरिंग डेसिमल को कहा जाता है आवर्त दशमलव। नॉन रिकरिंग डेसिमल को कहा जाता है अनावृत दशमलव। अनावृत दशमलव। प्यारे दोस्त, इसका एक बार हिंदी मीनिंग आप लोग देख लेना, हिंदी मीनिंग देख लेना कि इसको क्या कहा जाता है, नॉन रिकरिंग डेसिमल को क्या कहा जाता है। एक बार इसका हिंदी मीनिंग आप लोग देख लेना, बाकी मैं आपको समझाता हूं कि ये होते क्या हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। मैंने कहा डेसिमल 2 टाइप के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, कभी ना खत्म होने वाली भिन्न। अब आपके दिमाग में एक बात आई, आपके दिमाग में ये बात आई कि कभी ना खत्म होने वाली भिन्न जो होती हैं वो 2 टाइप की हो सकती हैं। मैंने कहा कौन सी 2 टाइप? आपने कहा एक तो वो जो रिपीट होती रहती है, एक वो जो रिपीट नहीं होती है। जैसे मैंने आप लोगों से प्यारे दोस्त यहां एक बात बोली, मैंने आप लोगों से कहा मेरे प्यारे भाई 1 को 3 से डिवाइड करिए और मुझे बताइए क्या आएगा। तो आपने कहा
एक को 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.3333 अनंत तक चला जाएगा। तो ये रिपीट होता जा रहा है। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को रिकरिंग डेसिमल बोला जाता है। जो रिपीट होता रहे और अंत तक चला जाए, कभी ना खत्म होने वाली दशमलव बन जाए, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को रिकरिंग डेसिमल कहा जाता है। ठीक है। अगर मैं कहूं नॉन रिकरिंग डेसिमल की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त, जो रिपीट ही ना हो, जैसे 0.3, 2, 5, 4, 1, 6, 8, 9 यही चलते रहे और ये चीजें रिपीट ना हो। 0.7, 8, 9, 1, 2, 7, 5, 4 इस तरीके से फ्रैक्शन, इस तरीके से दशमलव चलती रहे और रिपीट ही ना हो और ना उनका कोई अंत हो, उन्हें कहा जाता है नॉन रिकरिंग डेसिमल। क्या कहा जाता है मेरे भाई? नॉन रिकरिंग डेसिमल। सर हम बैच ले लिए हैं बट क्लास कैसे करें? मेरा पैसा चला जाएगा सर। कहाँ चला जाएगा? क्लास कैसे करें गुड़िया? क्लास आपका एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन में जब आप खोलोगे तो व्यू कोर्स करके आएगा, वहां आपको ये कोर्स जो है एनटीपीसी का मिल जाएगा। अभी शुरुआत के 3 दिन आपको लग सकता है कि ये क्लासेस जो हैं वो एप्लीकेशन पर नहीं चल रही हैं, लेकिन ये 3 दिन क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में एप्लीकेशन पे डाल दी जाएंगी। 3 दिन के बाद जो है ये सारी क्लासेस जो हैं वो एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगी, वहां आप लोगों को लाइव देखने को मिलेंगी 3 दिन बाद। तो बिल्कुल परेशान है, इस बात से नहीं होना है कि हमारा पैसा कहाँ चला गया, हमारा ये पैसा बर्बाद हो गया। कहीं नहीं गया, सही जगह आया है। ठीक है। तो ये चीज क्या आप लोगों को समझ में आ गई? डेसिमल मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाती है, पूरी डिवाइड हो जाती है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो पूरी डिवाइड नहीं होती, जो अंत तक जाती है। अंत तक जाती है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, या तो वो रिपीट होंगी तो उन्हें रिकरिंग डेसिमल बोला जाएगा, या वो रिपीट नहीं होंगी तो उन्हें नॉन रिकरिंग डेसिमल बोला जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार, बहुत शानदार। अभी मत सोचो इस बारे में कि ये रेशनल होता है, ये इरेशनल होता है। मैंने पढ़ाया है क्या अभी आपको रेशनल और इरेशनल? क्या मैंने अभी पढ़ाया है आपको कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है? नहीं पढ़ाया ना, तो फिर टेंशन काहे ले रहे हो? टेंशन क्यों ले रहे हो मेरे भाई? ठीक है, चलिए। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, कुछ बच्चे कह रहे थे जी 22/7, 22/7 जो होता है वो नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है, ऐसा कुछ बच्चे बोल रहे थे। 22 को 7 से डिवाइड करके देखना, लेकिन एक टाइम बाद आप लोग देखोगे चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसीलिए तो उसे हमने रिकरिंग डेसिमल के अंदर रखा है, इसीलिए तो उसे हमने रेशनल नंबर के अंदर भी रखा है। 22/7 रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि एक टाइम बाद जो है वो अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रहे, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग तो थे पर फिर वो रिकरिंग डेसिमल बन गए। ठीक है। अब एक वर्ड आता है मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहीं पे आप लोगों को एक छोटी सी चीज समझाना चाहूंगा। एक वर्ड आता है रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर को अभी आप लोग यहीं समझ लीजिए, क्योंकि यहां भी बहुत सारी बातें मुझे उसमें बतानी होंगी। अभी आप सोच रहे होंगे जी अभी तो आपने सम संख्या भी नहीं बताया, विषम संख्या भी नहीं बताया, अभाज्य संख्या भी नहीं बताया, सहभाज्य संख्या भी नहीं बताया। तो ये सारी बातें मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले चीजों को एक दूसरे से रिलेट करते चलिए। मैथ से डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि मैथ का डर खत्म हो जाएगा, वीक वर्ड आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा अगर आप लगातार बने रहते हो। ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर को हिंदी में कहा जाता है मेरे प्यारे भाई परिमेय संख्या, इन्हीं को बोला जाता है। रेशनल नंबर को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे परिमेय संख्या, इन्हीं को कहा जाता है। इरेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इरेशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब ये क्या चीज है जी?
रेशनल नंबर के लिए प्यारे दोस्त कुछ कंडीशंस का होना जरूरी है। एक तो संख्या को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा होना जरूरी है, पहली कंडीशन ये मैंडेटरी है। दूसरी कंडीशन ये मैंडेटरी है कि Q जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। और एक तीसरी कंडीशन ये मैंडेटरी है कि P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये कंडीशन किसकी होती है? ये कंडीशन मेरे भाई रेशनल नंबर की होती है। तो फिर इर्रेशनल नंबर की क्या होती है जी? जो नंबर मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा, जो नंबर मेरी परिमेय संख्या नहीं होगी, वो अपने आप ही क्या बन जाएगी? वो अपने आप ही इर्रेशनल नंबर बन जाएगी। तो इनमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगी? वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगी। अब आप कहोगे जी इसके एग्जाम्पल से हमें चीजें समझाने की कोशिश करो। भाई इसका कमेंट पढ़वाना है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है भाई। विशाल कुमार 0.342 ये भी रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग डेसिमल रिपीटिशन वाला है, रिकरिंग है भाई, रिपीटिशन है इसमें। नॉन रिकरिंग को मेरे भाई नॉन रिपीटिशन भी बोलते हैं। तो 342 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। मैं सारी चीज समझाऊंगा। एक्चुअल में ये वाला पार्ट जो है वो डेसिमल का है, नहीं तो मैं आपको यही बता देता कि जो चीज रिपीट हो रही होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो ये सारी रिकरिंग डेसिमल जो है वो क्या बन जाते हैं? वो सारे के सारे रेशनल नंबर बन जाते हैं। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, थोड़ा सा डिटेल में बातों को समझना। मैंने सबसे पहले आप लोगों से कहा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जब भी आप लोगों के सामने कोई नेचुरल नंबर आए, नेचुरल नंबर सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। होल नंबर आए वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। अगर इंटीजर आए आपके सामने, सारे के सारे वो मेरे रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर आपके सामने कोई डेसिमल आता है तो डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं, ये जो होते हैं, ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। क्या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नहीं होते? तो आप कहना नॉन टर्मिनेटिंग में ये वाले जो होते हैं रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं वो मेरे रेशनल नंबर होते हैं, वो मेरे रेशनल नंबर होते हैं। जबकि नॉन रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं ये मेरे इर्रेशनल नंबर होते हैं। मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि रेशनल और इर्रेशनल का बवाल क्या है। मैंने आपके सामने कोई संख्या लिखी, एग्जाम्पल समझिए। मैंने आप लोगों के सामने कोई संख्या लिखी, मैंने कहा भाई साहब 7/8 लिखा हुआ है, 7/8 लिखा हुआ है, 7/8 लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए रेशनल नंबर है? तो आपने कहा जी पहले मैं चेक करूंगा। कैसे चेक करोगे? आपने कहा जी देखो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आपने कहा Q 0 भी नहीं है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आपने कहा जी ये दोनों इंटीजर भी है, पूर्णांक भी है, ये भी सेटिस्फाई होगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपके सामने लिखा -1/5। क्या ये रेशनल नंबर है? तो आपने कहा P अपॉन Q के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, Q 0 भी नहीं है, और ये दोनों के दोनों जो है वो मेरे इंटीजर भी हैं, पूर्णांक भी हैं। तो मेरे भाई ये भी मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर मैंने थोड़ा सा मेरे भाई, फिर मैंने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की। मैंने आप लोगों से ये कहा, मैंने आप लोगों से ये कहा कि √36 और √49 क्या मेरे ये रेशनल नंबर हैं? बताइए फटाफट, क्या ये मेरे रेशनल नंबर हैं? तो आपने क्या कहा? आपने कहा जी √36 का वर्गमूल 6 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। अगर मैं यहां देखूंगा तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, Q 0 के बराबर भी नहीं है, और दोनों के दोनों इंटीजर हैं। क्या ये मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। एक
एक और एग्जाम्पल आपके सामने, मैंने कहा √64 अपॉन √73, मैंने कहा √64 अपॉन √73, क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? क्या ये मेरा रेशनल नंबर है मेरे प्यारे दोस्त? √64 और √73, क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? फटाफट से बताइए, यस और नो। √64 अपॉन √73 इज अ रेशनल नंबर और नॉट? फटाफट बताइए भाई। नहीं, पक्का? क्यों नहीं है? देखो, √64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8 होता है। 73 का कितना होता है? आप कहेंगे जी 8 पॉइंट कुछ होगा, हमें एग्जैक्ट नहीं पता। जहां ये वर्ड आपके सामने आ जाए एग्जैक्ट नहीं पता, वो सारी की सारी वैल्यूज इर्रेशनल नंबर होती हैं। वो सारी की सारी वैल्यूज क्या होती हैं? वो इर्रेशनल नंबर होती हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मैंने आपके सामने लिखा मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये रेशनल नंबर है? 3 प्लस √9, क्या ये रेशनल नंबर है? फटाफट मुझे बताइए, क्या ये रेशनल नंबर है? 3 प्लस √9 के बारे में मुझे बताइए, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ या ना? 3 प्लस √9 रेशनल नंबर है या नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। देखिए प्यारे दोस्त, आपने कहा जी हम पहले से सॉल्व करेंगे। √9 का मतलब होता है 3, 3 प्लस 3 क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। इसके नीचे 1 लिखने से क्या कोई दिक्कत आएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं आएगी। P अपॉन Q के फॉर्म में भी दिया हुआ है। Q 0 भी नहीं है क्योंकि 1 है मेरे दोस्त, और P और Q दोनों इंटीजर भी है, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों से पूछा 4 प्लस √5, क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? फटाफट मुझे बताइए, 4 प्लस √5, क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? अच्छा, एक बात छोटी सी आप लोगों को कहनी है। 3400 लोग क्लास के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने उस लाइक के बटन की तरफ देखा नहीं है। अच्छी बात है, आपका पूरा ध्यान यहां है। क्या मुझे ऐसा लग सकता है क्लास में लाइक की संख्या को देख के कि हाँ मैं रियल बच्चों को पढ़ा रहा हूं? क्या मुझे ऐसा फील हो सकता है कि हाँ मैं रियल बच्चों को पढ़ा रहा हूं इस लाइक की संख्या को देख के? अगर हाँ तो एक बार करना जरूर। ठीक है, बताइए। यहां आइए मेरे प्यारे दोस्त, 4 प्लस √5 आपके सामने दिया हुआ है। आपने कहा जी बात अगर यहां तक होती तो ये रेशनल नंबर कहलाता, लेकिन √5 का एग्जैक्ट वर्गमूल हमें नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये जो हो जाएगा ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये जो हो जाएगा ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इर्रेशनल नंबर हर एक वो नंबर होता है जिसके बचे रूट हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है, या फिर वो नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा। कभी ना रिपीट होने वाले अंक आपके सामने लिखे हुए हैं तो वो मेरे इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब जो सबसे ज्यादा आप लोगों को परेशान करता है, एक पाई और पाई की वैल्यू आपको परेशान करती है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होती है, या फिर 3.14 होती है, या फिर ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है? फटाफट मुझे बताइए। ये तीन चीजें मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। क्या ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 22/7? क्या 3.14 एग्जैक्ट वैल्यू होती है? जल्दी से मुझे बताइए, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? एग्जैक्ट वैल्यू है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कंप्लीट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप कहेंगे ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से कहा कि पाई को थोड़ा सा मुझे बताइए कि पाई बवाल क्या है। प्यारे दोस्त, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में जो चीज मैं आप लोगों को बता के आया हूं उसी से रिलेट करके पाई को बताने की कोशिश करता हूं। कैसे? मैंने कहा कि भाई साहब पाई
यहां लिख दिया, इसके नीचे 1 लिख दिया। आपको कोई परहेज है क्या? तो आपने कहा बिल्कुल भी कोई भी परहेज नहीं है। क्या ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी हुई है? तो आपने कहा पहली कंडीशन पूरी तरीके से सेटिस्फाई है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है। क्या ये Q जो है वो 0 के बराबर है? तो आपने कहा Q तो 1 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है। बताइए तीसरी कंडीशन क्या होती थी रेशनल नंबर की? तीसरी कंडीशन क्या होती थी रेशनल नंबर की? तो आप कहेंगे तीसरी कंडीशन जो होती थी वो ये होती थी कि P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्या आप मुझे बताओगे कि पाई क्या आप लोगों का इंटीजर है? क्या पाई आपका इंटीजर है? क्या पाई को आप कहीं काउंटिंग में यूज करते हैं? क्या पाई कोई एक संख्या है? आप कहेंगे संख्या नहीं है। अगर संख्या नहीं है तो मेरे भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई, ऊपर करना, ऊपर 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 ऊपर, हाँ ठीक है, हिंदी मीडियम यूज करूंगा भाई, बाइलिंगुअल यूज कर रहा हूं। इतना बड़ा अंग्रेज जो है वो मैं भी नहीं हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा इंग्लैंड से ही आया हूं या युगांडा से ही आया हूं, भाई मैं इतना बड़ा अंग्रेज नहीं हूं। दो चार वर्ड जो हैं ये इंग्लिश में बोलने इसलिए मैंडेटरी हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंग्लिश वाले भी हैं। ठीक है, बाकी मैं हिंदी आप पढ़ा जरूर सीबीएसई से हूं, लेकिन आप लोगों ने हिंदी में ऐसे बना दिया कि सीबीएसई के वर्ड जो हैं, इंग्लिश वाले वर्ड जो हैं वो बड़े अटपटे लगते हैं, बड़े अटपटे लगते हैं। हिंदी वाले वर्डों में मजा आता है, नहीं तो पहले त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, इनमें उलझ जाता था। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों भाई भाई बिल्कुल एक जैसे हैं। इंग्लिश इतनी भी कोई अच्छी नहीं है कि भाई अगर इंग्लिश अच्छी होती तो नजारा और ही कुछ होता, है ना। ये रियलिटी है मेरी, ठीक है, नजारा और ही कुछ मेरे प्यारे दोस्त होता। आइए, तो प्यारे दोस्त आप लिखना पाई जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, पाई मेरा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अगर कभी पाई के बारे में पूछा जाता है तो आप कहना पाई जो है वो मेरा इर्रेशनल नंबर है, पाई जो है वो मेरा इर्रेशनल नंबर है। जबकि पाई का मान जो इन्होंने माना है 22/7, ये मेरा रेशनल नंबर होता है, क्योंकि सारी की सारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती हैं, तीनों की तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती। अच्छा ये बताना, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी दो आप। थोड़ा सा पॉइंट वाली वैल्यूज मैंने आपसे पूछी नहीं है, क्या पॉइंट वाली वैल्यूज भी आपकी रेशनल नंबर होती है क्या? पॉइंट वाली वैल्यूज आपकी परिमेय संख्या होती है क्या? एक बार मुझे बताइए फटाफट। तो आप कहेंगे जी देखो, पहले हम करेंगे इसे सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे? पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे। आपने कहा जी 2 से फटाफट काट देंगे, 157 बार कट जाएगा, यहां इसे काटेंगे 50 बार कट जाएगा। अब तो नहीं कटेगा ना। अब कहेंगे जी अब हम यहां चेक करेंगे कि एक्चुअल में मामला क्या है, एक्चुअल में मामला क्या है। तो आपने कहा मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअल में यहां P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी हुई है, Q जो है वो मेरा 0 के बराबर भी नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्त P और Q दोनों के दोनों क्या हैं? तो आप कहेंगे दोनों के दोनों इंटीजर हैं। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो ये क्या हो जाएगी, हर एक पॉइंट वाली वैल्यू मेरी रेशनल नंबर होती है, बशर्ते बस वो क्या होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल होनी चाहिए, खत्म होने वाला डेसिमल होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई? खत्म होने वाला डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर आप लोगों के समझ में थोड़ा सा आया होगा। सीबीटी 1 बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। पूर्वा सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया कि सीबीटी 1 के दिखाए सीबीटी 1 के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, लेकिन मेरे भाई सीबीटी 2 में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस लेवल को हम लोग मेंटेन करके चलेंगे। सीबीटी 2 के लिए हम लोग पढ़ेंगे, सीबीटी 1 में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब डालिए मेरे भाई ये इवन नंबर और ओड नंबर का बवाल क्या है। इवन नंबर जिसे हम लोग कहते हैं सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, और ओड नंबर का बवाल क्या है।
ओड नंबर का बवाल क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले, उसके बाद जो है वो प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। बताइए इवन नंबर ओड नंबर, मुझे बताइए क्या होते हैं इवन नंबर और ओड नंबर, फटाफट बताइए भाई। इवन नंबर वो होते हैं जो मेरे प्यारे दोस्त दो से डिवाइड हो जाते हैं। जो भी नंबर जो है वो मेरे दो से डिवाइड हो जाएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, वो मेरे इवन नंबर कहलाएंगे। आप देखोगे कि जिसका दो का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, टू का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, जिसका यूनिट डिजिट जो है वो दो से डिवाइड हो जाएगा वो सारी संख्या दो से डिवाइड हो जाएगी। तो इवन नंबर जो दो से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। अगर मैं कहूं कि सबसे छोटा इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है, तो मेरे भाई आप कहना सबसे छोटा इवन नंबर दो होता है। यहां आपके मन में एक डाउट आएगा, जी जीरो क्या है फिर, तो जीरो भी इवन नंबर है, तो फिर सबसे छोटा जीरो क्यों नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये जो चीज मैंने आपसे पूछी है, सबसे छोटा इवन नंबर, इसके अंदर मैंने पॉजिटिव छुपा रखा है। एक्चुअल में मैं आप लोगों से धनात्मक पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे पॉजिटिव इवन नंबर पूछना चाह रहा हूं। तो आप कहेंगे जी पॉजिटिव इवन नंबर दो होता है। अगर आप वास्तव में इस लाइन पे जाना चाहते हैं कि सबसे छोटा इवन नंबर, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा जी जीरो जो है वो सबसे छोटा इवन नंबर है। क्या जीरो से छोटा माइनस दो नहीं है, क्या माइनस दो से छोटा माइनस चार नहीं है इवन नंबर, क्या माइनस चार से छोटा माइनस छह नहीं है। तो ऐसे तो हम लोग बता ही नहीं पाएंगे। तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछता है सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है मेरे भाई, सबसे छोटा इवन नंबर मेरा दो है। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात समझ में आ गई क्या, तो आप कहेंगे ये बात समझ में आ गई है ना। ओड नंबर वो होते हैं जो मेरे प्यारे दोस्त दो से डिवाइड नहीं होते, जो एक, तीन, पांच, सात, नौ, 11 ये सारे जो होते हैं वो ओड नंबर कहलाते हैं, वो ओड नंबर कहलाते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से यहीं पे पूछूं मेरे भाई अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे कि दो इवन नंबर की गुणा करके क्या आएगा, दो ओड नंबर की गुणा करके क्या आता है, इवन और ओड की गुणा करके क्या आता है, ओड ओड की गुणा करके क्या आता है, प्लस करके क्या आता है, ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं अभाज्य संख्या के बारे में आप लोगों से पूछूं कि अभाज्य संख्या जिन्हें हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं मेरे भाई प्राइम नंबर क्या होता है, फटाफट बताइए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, फटाफट से आप लोग मुझे एक बार बताएंगे कि ये प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग जो है अभाज्य संख्या कहते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जिनसे कोई संख्या डिवाइड होती है उन्हें उसका फैक्टर कहा जाता है। जैसे मैंने आपसे पूछा 12 के फैक्टर क्या होंगे, तो जो भी संख्या 12 को डिवाइड कर देंगी वो सारे 12 के फैक्टर कहलाएंगे, वो सारे 12 के फैक्टर कहलाएंगे। तो अगर कभी मैं आपसे पूछूं फैक्टर क्या होता है, तो आप कहना वो सारी संख्याएं जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर देती हैं वो सारी उसकी फैक्टर कहलाती हैं। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं केवल दो फैक्टर होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। दो कौन कौन से, एक तो वो सेल्फ यानी जो संख्या खुद है, और एक होता है। यानी अगर कोई संख्या अपने आप से और एक से केवल डिवाइड हो रही है तो ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे।
अभाज्य संख्या कहेंगे। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप कहना सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 होगी, फिर उसके बाद 3 होगी, फिर उसके बाद 5 होगी, फिर उसके बाद 7 होगी, फिर 11 होगी, फिर 13 होगी, फिर 17 होगी, फिर 19 होगी, फिर 23 होगी, फिर 29 होगी, फिर 31 होगी, फिर मेरे भाई 37 होगी, फिर 41 होगी, फिर 43 होगी, फिर 47 होगी, फिर 53 होगी, फिर 59 होगी, फिर 61 होगी, फिर 67 होगी, फिर 71 होगी, फिर 73 होगी, फिर 79 होगी, फिर 83 होगी, फिर 89 होगी, फिर 97 होगी। कोई छोटी तो नहीं है, एक बार देख के बताना। 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक अगर मैं आप लोगों से प्राइम नंबर पूछूं, ऊपर करना भाई, ऊपर ऊपर, नहीं नहीं नीचे नीचे, हाँ 1 क्या है, 1 मेरा ना तो प्राइम नंबर होता है ना मेरा कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि दो डिफरेंट जो है, दो डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए। 1 का केवल एक ही फैक्टर है, वो है 1। 1 का केवल एक ही फैक्टर है, वो है केवल 1। ठीक है, तो उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, इसलिए 1 जो होता है मेरा, वो ना तो मेरा भाज्य संख्या होता है, ना तो मेरा भाज्य संख्या होता है, ना मेरा अभाज्य संख्या, यानी ना तो मेरा वो प्राइम नंबर होगा, ना मेरा वो कंपोजिट नंबर होगा। 81 नहीं होती भाई मेरे, 81 तो 9 से डिवाइड होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। अच्छा, इसके बारे में क्या आप जानते हो? ये 2 जो है, इसके बारे में आप क्या जानते हो? इस 2 के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। इस 2 के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप कहेंगे इस 2 के बारे में केवल हम इतना जानते हैं, इन सारी संख्याओं को देखने के बाद हमें यह पता चल रहा है कि 2 ही एकमात्र सम संख्या है, एकमात्र, ओनली एंड ओनली एकमात्र सम संख्या है, एकमात्र इवन नंबर है जो अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या है। वरना सारी की सारी अभाज्य संख्या जो होती है वो विषम संख्या होती है। तो 2 ही एकमात्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये हिंट देके जाती है ये प्रॉपर्टी, तो याद रखना 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो मेरे प्यारे दोस्त इवन नंबर है। वरना सभी के सभी इवन नंबर, सभी की सभी प्राइम नंबर जो होती हैं, अभाज्य संख्या जो होती हैं, वो मेरे ओड नंबर ही होते हैं। ठीक है, 3 संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा, एकमात्र जोड़ा, 3 संख्याओं का एकमात्र जोड़ा, ये 3 5 7 ही है जिनमें 2 का डिफरेंस है, जिसमें 2 का डिफरेंस है। 3 5 7 का एकमात्र पेयर, ये पूरे प्राइम नंबर के अंदर एक ऐसा पेयर बस यही है जिनका 2 का डिफरेंस है। 3 संख्याओं में 2 का डिफरेंस है, केवल एकमात्र पेयर है प्यारे दोस्त ये। ठीक है, 93 नहीं होता मेरे भाई, 93 31 से भी डिवाइड होता है, 93 3 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो इन दोनों संख्याओं के बारे में आप लोगों को पता चला। हम लोगों को जो है पहले संख्याओं पे अपनी कमांड बनानी है। अब हमें पहचान कैसे करनी होगी कि भाई ये मेरा प्राइम नंबर है भी या नहीं, तो वो बातें मैं डिविजिबिलिटी रूल के बाद बताऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त, कल हम लोग जो पढ़ रहे होंगे वो कंपोजिट नंबर पढ़ रहे होंगे, उसके बाद जो है हम लोग प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू की तरफ जा रहे होंगे, ट्विन प्राइम, को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू की तरफ हम लोग जा रहे होंगे। ठीक है, आज आपको केवल नोट्स मिलेंगे, आज वर्कशीट नहीं मिलेगी, क्योंकि आज वर्कशीट में देने लायक भी मेरे दोस्त कुछ है नहीं, तो आज केवल नोट्स मिलेंगे। बस मैं फिर से आप लोगों को ये कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई कि जैसे आप लोग आज जुड़े हो, यही आप लोग लास्ट तक बने रहना और लास्ट तक चीजों को करते रहना। लगेगा ही नहीं कि कब आप लोग मैथ सीख गए। कैसी लगी क्लास?
जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन के साथ आप लोगों को विदा कर रहा हूं। जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछ लिया है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोगों का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। कैसी लगी क्लास आप लोग एक बार जरूर बताएंगे। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल ठीक 8:30